Today we will do 9th chapter of history, Ashoka the emperor who gave up the war. अशोका जो कि एक बहुत बड़े सम्राट थे जिन्होंने वॉर यानी कि युद्ध को गिव अप कर दिया, युद्ध को बिल्कुल छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ। हिस्ट्री में एक बहुत फेमस एम्परर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। उनके सन थे बिंदुसार और बिंदुसार के सन थे अशोका, जिनको अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। तो उन्होंने एक बार 261 बीसी में कलिंगा नाम के किंगडम पे अटैक किया था, जो कि ये प्रेजेंट कोस्टल ओडिशा का एंशिएंट नाम था। तो उस वार में उनको विक्ट्री तो मिली, पर ये उनका लास्ट वार भी था, क्योंकि जब वॉर के बाद उन्होंने वहां की हालत देखी कि कैसे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनों की मौत के बाद में, क्या क्या हुआ है। एक वॉर तो उन्होंने जीत ली, पर वॉर जीतने के बाद जितने लोग मरे थे उनके लिए उनके पीछे वाले जो रो रहे थे, ये सब देख के उनका हृदय परिवर्तित हो गया। मतलब उनका वॉर से एकदम माइंड हट चुका था। उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे वॉर गिव अप करनी है, ऐसी वॉर ऐसी विक्ट्री मुझे नहीं चाहिए जिसके बाद में मुझे ऐसे बिलखते हुए लोगों को छोड़ना पड़े। तो ये थी इस चैप्टर के अंदर कुछ नॉर्मल जो स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। वी हैव स्टडीड अर्लियर हाउ द राजा ऑफ द कम्युनिटी और जना ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द राजा ऑफ महाजनपदा एंड द महाजनपदा बिकेम अ किंगडम। हम लोगों ने पहले जो हमारे पुराने चैप्टर्स हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किसी एक कम्युनिटी का जो राजा था वो महाजनपदा के राजा में बदल गया, और कैसे महाजनपदा था वो एक किंगडम, एक राज्य बन गया। नाउ वी शैल स्टडी हाउ द किंगडम डेवलप्ड एंड इमर्ज्ड एज एन एम्पायर। और अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक किंगडम, एक राज्य है, वो एक एम्पायर, एक साम्राज्य में बदल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट एम्पायर, जो कि हमारे चैप्टर में जो फर्स्ट एम्पायर बना था मौर्यन एम्पायर, उसके बारे में दिया है। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द अशोका द ग्रेट एम्परर हु गेव अप द वॉर। और अब इस चैप्टर में हम लोग अशोका द ग्रेट एम्परर के बारे में पढ़ेंगे जिसने वॉर यानी कि युद्ध को गिव अप कर दिया था। Our first heading is empire. Empire क्या होता है? Empire होता है एक साम्राज्य। An empire means a very big kingdom. एक empire का मतलब होता है एक बहुत बड़ा kingdom, एक बहुत बड़ा राज्य। It is an extensive group of states ruled over by a single monarch. और ये एक बहुत बड़ा स्टेट्स का ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल मोनार्च, सिंगल एक राजा के द्वारा उसको रूल किया जाता है। एम्पायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम इन द फॉलोइंग वेज। अब हमारे जो साम्राज्य हैं वो एक राज्य से डिफरेंट होते हैं किन किन वेज में। सिंस एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स, एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। जैसे कि एम्पायर्स हैं वो किंगडम से बड़े होते हैं, इसी वजह से जो एम्परर होता है, जो वहाँ का सम्राट होता है, उसे उस अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक राजा से ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। Emperors need big armies to protect large areas than that of kingdom. और एक सम्राट होता है उसको बहुत बड़ी आर्मीज की जरूरत पड़ती है अपने एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि एक किंगडम को नहीं पड़ती। The emperor need a large number of officials to collect taxes from the vast empire. और जो एक सम्राट होता है उसे एक बहुत बड़े नंबर की एक ऑफिशियल्स की ग्रुप चाहिए होता है जो कि टैक्स कलेक्ट कर पाए अपने इतने बड़े एम्पायर के लोगों से। अब हम पढ़ते हैं, आप लोग जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, तो आप लोगों ने सोचा होगा डायनेस्टी क्या होती है। तो डायनेस्टी एक वंश होता है। When members of the same family became rulers one after another, the family is often called a dynasty. यानी कि जब एक ही फैमिली के मेंबर्स बार बार रूल करते जाएं तो उस फैमिली को डायनेस्टी बोला जाता है, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी। फॉर एग्जाम्पल द मौर्यन डायनेस्टी, दिस इज बिकॉज क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसार सन अशोका बिकेम 3 इंपॉर्टेंट मौर्यज रूलर ऑफ मगध। जो मगध नाम की जगह थी वहां पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके सन बिंदुसार के बाद में अशोका। ये 3 ग्रेट पर्सनालिटीज थे जिन्होंने वहां पे रूल किया मौर्य डायनेस्टी के ऊपर, इसीलिए उसको मौर्य डायनेस्टी बोला गया है। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज
द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यन एम्पायर। अब हमारी हिस्ट्री का जो फर्स्ट एम्पायर था जो कि था मौर्यन एम्पायर, उसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। वी हैव रीड इन द 7th चैप्टर दैट अबाउट 2500 ईयर्स एगो मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा। हम लोगों ने 7th चैप्टर में पहले भी ये पढ़ा था कि 2500 ईयर्स पहले मगध था वो बहुत इंपॉर्टेंट एक महाजनपदा बन चुका था। इट हैड मैनी पावरफुल रूलर्स, और उसके पास बहुत सारे पावरफुल रूलर्स थे जो कि था बिंबिसारा, अजातशत्रु एज वेल एज महापद्मा नंदा ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य डायनेस्टी थे, उनके फाउंडर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य। In 321 BC, Chandragupta Maurya defeated the last Nanda king, Dhanananda, and seized the throne of Magad. 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धानानंदा, उनको हरा दिया वॉर में, और उन्होंने मगध के ऊपर अपना साम्राज्य बना लिया, उस मगध के ऊपर अपना शासन जमा लिया था। He then turned his attention toward पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, और फिर उन्होंने मगध के बाद में धीरे धीरे अपनी अटेंशन थी वो पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ भी लगानी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि मगध के बाद अब मैं यहाँ पे भी अपना रूल जमाऊंगा। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ हिज जनरल बिगेन टू फाइट अमंग देमसेल्फ फॉर द कंट्रोल ऑफ हिज वास्ट एम्पायर। और जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो उनके जो जनरल्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ में फाइट करनी शुरू कर दी कि उनका इतना बड़ा जो वास्ट एम्पायर था उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा। सब इस होड़ में लगे पड़े थे कि मैं उसके ऊपर रूल करूं, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था अलेक्जेंडर का। सेल्यूकस निकेटर, वन ऑफ अलेक्जेंडर्स जनरल, बिकेम द रूलर ऑफ द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम एशिया माइनर टू द इंडस। और अलेक्जेंडर का एक जनरल, जितने जनरल थे उनमें से एक जनरल था सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का जो एरिया था एशिया माइनर से लेके इंडस तक, उस एरिया का वो रूलर बन गए। इन 305 BC चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस एंड फ्रीड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम ग्रीक कंट्रोल। और 305 BC में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को डिफीट कर दिया और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था, और उन्होंने उस एरिया को ग्रीक कंट्रोल से फ्री कर दिया था। सेल्यूकस had to give eastern Afghanistan, Baluchistan and area west of the Indus to चंद्रगुप्ता। और हारने के बाद में सेल्यूकस को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्ट इंडस का जो एरिया था वो एरिया चंद्रगुप्त को सौंपना पड़ा था। He also married his daughter Helen to Chandragupta and sent Megasthenes as an ambassador to Chandragupta's court। और उन्होंने अपनी हार के बाद में अपनी डॉटर हेलन की शादी भी चंद्रगुप्ता के साथ करवा दी थी, और अपने जो उनका राज्य था वहाँ के एक बहुत अच्छे एक मिनिस्टर थे जिनको उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया था, एक दूत बनाकर, एक मैसेंजर बनाकर, और वहाँ पे उनको मिनिस्टर बना दिया गया। इन रिटर्न ही रिसीव्ड 500 वॉर एलिफेंट्स। और इन सब के रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें 500 वॉर एलिफेंट्स गिफ्ट दिए। इन दिस वे द मौर्यन एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश। और इसी सारे वे के बाद, ये सारा जो भी प्रोसेस हुआ था इसके बाद मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। और इसने एक नए पीरियड को जन्म दिया हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर। For the first time, a large part of the country was politically unified under the Mauryas। और फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटिकली यूनिफाइड हुआ था मौर्यस के अंडर। पॉलिटिकली यूनिफाइड का मतलब राजनीतिक तौर पे एक हुआ था। However, the credit of Chandragupta's victory is given to the able guidance of a wise man named Chanakya or Kautilya, who had a personal grudge against Dhanananda। पर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो चंद्रगुप्ता की जो विक्ट्री थी, उस विक्ट्री का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है चाणक्य को, या फिर उनको कौटिल्य भी बोला जाता था। ये एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ की ये टीचर थे, और ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर बन गए थे, और उन्होंने ही धानानंदा को हराने में उनकी हेल्प की थी। और उन्होंने उनकी हेल्प इसलिए भी की थी क्योंकि उनके धानानंदा के साथ में चाणक्य की एक पर्सनल दुश्मनी भी थी।
चाणक्य हैज रिटन अ फेमस बुक ऑन पॉलिटिक्स कॉल्ड द अर्थशास्त्र, और चाणक्य ने हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक फेमस बुक भी लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इन इस बुक ही एक्सप्लेन हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और अपनी इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, कैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए। द रियल नेम ऑफ चाणक्य वॉज विष्णुगुप्ता, जो चाणक्य थे उनका रियल नाम था विष्णुगुप्ता। इट इज सेड दैट धनानंदा इंसल्टेड हिम सो ही टुक अ वॉ टू डिस्ट्रॉय द नंदा डायनेस्टी। ये कहा जाता है कि धनानंदा ने चाणक्य की एक बार इंसल्ट की थी और इसी वजह से उन्होंने शपथ ली थी कि वो नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। चाणक्य वॉज ए टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, और चाणक्य थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे जब अलेक्जेंडर ने हमारे इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था उस टाइम पे। लेटर ही बिकेम द गाइड एंड मेंटोर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य के गाइड और मेंटोर बन गए थे। एंड एवर थ्रू द नंदाज, और उन्होंने नंदाज को उखाड़ फेंका था, यानी कि नंदा डायनेस्टी को वहीं पर खत्म कर दिया था। He has written down many of his ideas in his book The अर्थशास्त्र, और उन्होंने अपने जितने भी आइडियाज थे जो उन्होंने यूज किए, जितनी उनकी नीति थी जो उन्होंने लगाई नंदा डायनेस्टी को फिनिश करने में, वो उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में भी लिखे हैं। नाउ बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by his son बिंदुसारा in 297 BC। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी डेथ के बाद उनका जो किंगडम था वो बिंदुसार उनके सन के द्वारा चलाया गया 297 BC से। He conquered the Deccan area and extended his empire up to कर्नाटका, और उन्होंने हमारे इंडिया का जो डेक्कन एरिया है उस एरिया के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली और अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को कर्नाटका तक बढ़ा दिया था। He was succeeded by his son अशोका, और उनके डेथ के बाद उनके किंगडम को अशोका द्वारा चलाया गया था। अशोका द ग्रेट, अशोका द महान। अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन इन हिस्ट्री। अशोका है वो एक, जितने भी हमारे जाने माने रूलर्स थे, ग्रेटेस्ट रूलर्स थे, उनमें से एक हैं। ही असेंडेड द थ्रोन इन 273 BC, और उन्होंने अपने शासन को बढ़ाना शुरू किया था 273 BC के अंदर। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस, और वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, यानी कि शिलालेख के थ्रू। यानी कि वो मैसेज लिखते थे, किसी पत्थर के ऊपर लिखा जाता था स्टार्टिंग में वो मैसेज, और वो लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाया जाता था। मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्ट्स आर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, और जितने भी मोस्ट ऑफ द जितने भी उन्होंने लिखी थी उनमें से ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। अशोका वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, और अशोका थे वो ओनली किंग थे हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने विजय प्राप्त करने के बावजूद भी वॉर को, युद्ध को छोड़ दिया था। अब यहाँ पे दी हुआ है कि अर्ली ब्राह्मणी, यानी कि जो स्टार्टिंग की ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी वो ऐसे लिखी जाती थी। देवनागरी हमारी हिंदी में ऐसे लिखी जाती है, बंगाली, मलयालम, तमिल। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और हमारी ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी हमारी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं वो जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है उसी से डेवलप हुई है। हेयर आर लेटर ए इज रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमारा लेटर ए, यानी कि जिसे हिंदी में अ बोला जाता है, वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। अब हम अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अशोका अ रूलर ऑफ हिज ओन क्लास, अशोका जो कि एक रूलर थे अपने ही तरह के, उनके जैसा कोई दूसरा रूलर ना ही तो आज तक हुआ है ना ही आज तक होगा कोई। अशोका वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, अशोका थे वो बहुत ज्यादा फेमस रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। He was the first ruler who spread his message among people through inscriptions, वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज लोगों तक इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाना शुरू किया था। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत, द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, और उनकी जितनी भी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी उनमें से ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस प्राकृत लैंग्वेज में थी, जो कि ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। दीज वर रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, और वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। यहाँ पर ये हमें दिखाई गई है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। नाउ द फेमस वॉर
द कलिंगा वॉर, जिसके बाद अशोका ने वॉर यानी कि युद्ध को गिव अप कर दिया। When अशोका ascended the throne, जब अशोका ने अपना शासन बढ़ाना शुरू किया, कलिंगा was the only kingdom that was not under the Mauryan control, और उस टाइम कलिंगा ही एक ऐसा किंगडम बचा था जो कि मौर्यन कंट्रोल के अंडर में नहीं था। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंगा है वो हमारे प्रेजेंट टाइम का जो कोस्टल ओडिशा है उसका पुराना नाम है। इट वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, ये उस टाइम का बहुत पावरफुल किंगडम था। इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और जो कलिंगा जो किंगडम था उसका साउथ ईस्ट एशिया और साउथ इंडिया के जितने भी लैंड और सी रूट्स थे उनके ऊपर उसका कंट्रोल था। कंट्रोल ऑन हिज किंगडम कुड सर्टेनली गिव अशोका ग्रेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। और अगर जो कलिंगा जो किंगडम था उसके ऊपर अगर अशोका का कंट्रोल हो जाता तो अशोका को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मिलती, यानी कि पैसों के तौर पे उसे बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति होती, पैसों से उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती, क्योंकि लैंड और जितने भी सी और लैंड रूट्स थे साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के, वो सारे के सारे कलिंगा डायनेस्टी थी वहीं से होकर वो कलिंगा किंगडम था वहीं से होकर जाते थे। So in 261 BC, Ashoka attacked Kalinga and won it after a bitter struggle. So 261 BC के अंदर अशोका ने कलिंगा के ऊपर अटैक कर दिया और एक बहुत ही बिटर स्ट्रगल यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में उन्होंने वहाँ पर जीत प्राप्त की, कलिंगा के ऊपर जीत प्राप्त की। About 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, और इस वॉर के अंदर 1.5 लाख पीपल जो थे वो पकड़े गए थे। मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अशोकन एम्पायर नाउ स्प्रेड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू मैसूर इन द साउथ। और अब कलिंगा के ऊपर जीत प्राप्त करने के बाद अशोका का जो एम्पायर था वो नॉर्थ में हिमालय से स्टार्ट होकर साउथ में मैसूर तक था, एंड फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट टू हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा से स्टार्ट होकर नॉर्थ वेस्ट के अंदर हिंदू कुश तक था। बट अशोकाज विक्ट्री इन द कलिंगा वार डिड नॉट ब्रिंग एनी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन टू हिम। पर जो अशोका की विक्ट्री थी कलिंगा वार के अंदर, उस विक्ट्री ने ना ही तो उन्हें कोई खुशी दी ना ही उन्हें कोई सेटिस्फैक्शन दी। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, death and human suffering in the war filled his heart with sorrow and remorse। जो बहुत बड़े पैमाने पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वॉर के बाद, जो मौतें हुई थी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की, और जो ह्यूमन सफरिंग्स हो रही थी मौत के बाद में, जो औरतें थी वो अपने हस्बैंड्स के लिए बिलख रही थी, बच्चे अपने माता पिताओं के लिए रो रहे थे, इन सब चीज़ों को देखकर जो अशोका का हार्ट था वो दुख और पश्चाताप से भर चुका था। दिस वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ, और ये जो वॉर था वो अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर बट टू विन द हार्ट ऑफ पीपल विद लव। और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे से कोई भी वार नहीं लड़ेंगे और वो लोगों का जो हृदय है वो लव से, प्यार से जीतेंगे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन, पीस एंड नॉन वायलेंस। और वो जो बुद्धिस्ट के 3 प्रिंसिपल्स थे, कंपैशन यानी कि दया, पीस शांति, एंड नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, इन तीनों से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा प्रभावी हुए थे। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, और इसी वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द मॉरल एंड मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल। और उस दिन के बाद उन्होंने अपनी सारी लाइफ को डिवोट कर दिया, सारी लाइफ को डेडिकेट कर दिया मॉरल एंड मटेरियल वेलफेयर के लिए, लोगों के मतलब उन्होंने उस दिन के बाद अपनी सारी लाइफ को इंसानियत के लिए डेडिकेट कर दिया। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ विनिंग पीपल अवर थ्रू धामा, और उन्होंने उस दिन से एक पॉलिसी अडेप्ट की लोगों का दिल धामा से जीतने का। धामा एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मीन्स होता है धर्मा, यानी कि उन्होंने धर्म की राह पर चलते हुए लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, और उन्होंने उस दिन से वॉर को त्याग दिया था। इन प्लेस ऑफ कंकरिंग दैम फ्रॉम फोर्स, यानी कि उन्होंने लोगों का दिल फोर्सफुली जीतने की बजाय धर्म के रास्ते पर चलते हुए जीतने की कोशिश करनी शुरू कर दी।
अब हम पढ़ लेते हैं अशोकास धामा, यानी कि अशोका का जो धामा ये वर्ड था वो क्या था। मीनिंग, धामा इज अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। तो जो धामा है वो एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मीन्स होता है धर्मा। इट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी, और इसका मतलब होता है हमारे जो धार्मिक ड्यूटी है, हमारे धर्म के प्रति जो हमारी ड्यूटी है वो। इट एम्फेसाइजेज ऑन नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रुथ, टॉलरेंस एंड प्योरिटी। और वो बेस्ड है नॉन वायलेंस के, अहिंसा के ऊपर, चैरिटी लोगों को दान करने के ऊपर, मर्सी दया के ऊपर, ट्रुथ यानी कि सत्यता के ऊपर, टॉलरेंस यानी कि किसी चीज को बियर करने की शक्ति के ऊपर, एंड प्योरिटी यानी कि पवित्रता के ऊपर। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस। और इसके अंदर हमारे भगवान की वर्शिप करना यानी कि भगवान को पूजना और भगवान को खुश करने के लिए किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना या किसी भी जानवर की मौत करना, ये सब इन्वॉल्व नहीं था। अशोका फेल्ट दैट लाइक अ फादर द किंग हैज़ ऑल्सो अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। अशोका को उस टाइम ये फील हुआ कि जैसे कि एक फादर की ड्यूटी होती है अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेके जाना, वैसे ही एक किंग की भी ड्यूटी होती है अपने सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा को इंस्ट्रक्ट करना। His idea of Dhamma was based on human values and a code of conduct inspired by the noble teaching of Buddha। और उसका जो आइडिया था धामा का वो बेस था ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, यानी कि इंसानियत के ऊपर उसका जो आइडिया था धामा का वो बेस था। और ये जो धामा था वो इंस्पायर था जो नोबल टीचिंग थी बुद्धा की, उससे। अब हम धामा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। There were many problems in the empire that Ashoka wanted to solve by introducing धामा। अब जो एम्पायर था अशोका का, मौर्य डायनेस्टी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि अशोका सॉल्व करना चाहते थे धामा को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, दिस समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो अशोका का एम्पायर था उसके अंदर जो रहने वाले लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे, और इसकी वजह से कई बार उनके बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। लोग, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को हेट करने लग जाते थे, कुछ बोलने लग जाते थे, इन सब को लेकर उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। A large number of animals were sacrificed in Vedic rituals। और एक बहुत बड़े पैमाने पे एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया जाता था वैदिक रिचुअल के अनुसार। यानी कि पहले के लोग ऐसे मानते थे अगर हम भगवान को किसी भी एनिमल की बलि देंगे तो वो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे और हम जो मांगेंगे वो हमें दे देंगे। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर्स। और जो स्लेव्स और सर्वेंट्स होते थे वो उनके मास्टर्स द्वारा इल ट्रीट किए जाते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। There were quarrels in families and amongst neighbors। और जो फैमिली मेम्बर्स होते थे और जो उनके आसपास रहने वाले जो नेबर्स होते थे उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। तो अशोका ये सोचते थे कि ये सारी चीज़ें हैं वो धामा को अगर मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा मेरे एम्पायर में तो ये सब होना बंद हो जाएगा, लोग रिलीजन को एक मानने लग जाएंगे, मतलब टॉप पे रिलीजन को मानने लग जाएंगे, लोग इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। मेन प्रिंसिपल ऑफ धामा। अब धामा की कुछ मेन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धामा आर एज फॉलो। एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा। हर एक पर्सन है वो अहिंसा को फॉलो करेगा, दैट इज़ नॉन वायलेंस, जिसको इंग्लिश में नॉन वायलेंस बोला जाता है। टू ऑल लिविंग बींग्स, हर जीवित इंसान के साथ, मीन्स कोई भी पर्सन है वो किसी भी दूसरे लिविंग बींग के साथ में अहिंसा का व्यवहार करेगा, यानी कि हिंसा नहीं करेगा। लोग दूसरे एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके से किसी भी टाइप से हार्म करने के बारे में नहीं सोचेगा। नो एनिमल शुड बी स्लैगर्ड फॉर सेक्रीफाइस। और किसी भी एनिमल को किल नहीं किया जाएगा सेक्रीफाइस के लिए। पीपल शुड बी जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। लोग हैं वो स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ में जेंटल, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। दे शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल। और वो ट्रूथफुल रहेंगे यानी कि वो हमेशा सच बोलेंगे। चैरिटेबल रहेंगे यानी कि लोगों को दान करते रहेंगे। और काइंड टू ऑल, और लोगों के साथ में दयावान रहेंगे। पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। और लोग हैं वो अपने बड़ों का आदर करेंगे।
पीपल शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, और लोग हैं वो जितने भी भगवान के द्वारा बनाए गए क्रिएचर हैं उन सबको दया भाव से देखेंगे। पीपल शुड गिव गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, और जो पीपल हैं वो ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देंगे। मॉन्क्स कौन होते हैं? मॉन्क्स वो होते हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो लोग होते हैं, जो बुद्धिज़्म के अनुयायी होते हैं, जो बौद्ध धर्म के शिक्षक वो शिष्य होते हैं, उनको मॉन्क्स बोला जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, और हर एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के रिलीजन का रिस्पेक्ट करेगा। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, और ये दोनों ही चीज़ें गलत है कि अपने रिलीजन की प्रेज करते जाओ दूसरे, या फिर दूसरे को क्रिटिसाइज करते जाओ। हम ये तो नहीं बोल सकते मेरा रिलीजन टॉप पे है, तुम्हारा तो बहुत ख़राब है, तुमने तो ये कर रखा है वो कर रखा है, तुम्हारे रिलीजन में ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। नहीं, सारे रिलीजन्स को एक मानना है। अगर आपका टॉप पर है तो दूसरे का भी टॉप पे ही मानना है। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन एंड रेस्पेक्ट इट, और एक पर्सन को ट्राई करना पड़ेगा दूसरे का जो रिलीजन है उसके जो आइडियाज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा और उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। पीपल शुड लाइव इन पीस एंड हारमोनी, और लोगों को शांति और एकता के साथ रहना पड़ेगा। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑन ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ और वेडिंग। अब अशोका का कहना था कि लोग बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी प्रथाएं करते हैं जब उनके घर में किसी चाइल्ड का बर्थ होता है या फिर उनकी वेडिंग सेरेमनी होती है, बट ऑल दिस सेरेमनीज आर वर्थलेस। बट अशोका के द्वारा ये जितनी भी सेरेमनीज थी ये बेकार थी। वो उनका ये मानना था दे शुड फॉलो धामा देमसेल्फ एंड स्प्रेड इट इन ऑल डायरेक्शंस। वो ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो धामा को फॉलो करें और वो देश दुनिया में हर जगह इसको स्प्रेड करें। दिस शुड बी द बेस्ट सेरेमनी एंड वेरी फ्रूटफुल, और उनका मानना था कि ये सबसे बेस्ट सेरेमनी होगी और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा फलदायक भी होगी। मीन्स टू स्प्रेड धामा। अब धामा को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने क्या क्या किया था? अशोका अडोप्टेड द फॉलोइंग मीन्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धामा। अशोका ने इन सब चीज़ों को फॉलो किया था जो धामा का मैसेज था उसको स्प्रेड करने के लिए। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धामा महात्माज। दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धामा। अशोका ने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनको धामा महात्माज बोला जाता था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को धामा के बारे में बताते थे। He got his message inscribed on rocks and pillars, और उन्होंने उनका जो मैसेज था कि वो क्या कहना चाहते थे धामा के थ्रू, वो उन्होंने रॉक्स और पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब करवा दिया, रॉक्स और पिलर्स के ऊपर छपवा दिया। ऑल्सो ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, और उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को ये भी इंस्ट्रक्ट किया, ये भी बोला कि वो लोग जो पढ़ना नहीं जानते, जो कि उनके द्वारा लिखा गया मैसेज है उसको नहीं पढ़ सकते, वो ऑफिशियल्स उनको खुद पढ़कर बताएं कि इस मैसेज में क्या लिखा है। अशोका सेट अप पर्सनल एग्जाम्पल बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ धामा, और अशोका ने खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, खुद एक एग्जाम्पल दिया लोगों को धामा के जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर। थ्रू दिस ही इंस्पायर्ड अदर टू डू द सेम, और इस वजह से ये सब करके अशोका ने दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया ये सारी चीज़ें करने के लिए। ही सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धामा एंड बुद्धिज्म टू डिफरेंट कंट्रीज सच एज ग्रीक, इजिप्ट, सीरिया एंड श्रीलंका, और उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा धामा के आइडिया और बुद्धिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में। वो उनमें से कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ग्रीक, इजिप्ट, सीरिया एंड श्रीलंका। He sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka to spread the message of Buddhism, और उन्होंने इवन उनके खुद के बच्चे, उनका लड़का महेंद्र और उनकी लड़की संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। He built road and rest houses and dug wells, और उन्होंने लोगों की हेल्प करने के लिए रोड्स बनवाई, रेस्ट हाउसेज बनवा के दिए और कुएं खुदवा के दिए। He arranged for the medical treatment of both humans and animals, और उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट की भी अरेंजमेंट्स की थी दोनों के लिए, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। Slaves and servants were ill treated at that time. They were considered as things, और
जब अशोका का एम्पायर शुरू हुआ था, यानी कि जब अशोका का राज्य शुरू हुआ था, उससे पहले स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट किया जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, और उस टाइम उन्हें एक चीज माना जाता था, उन्हें ह्यूमन बीइंग माना ही नहीं जाता था। दे कुड नॉट इवन जॉइन द संघ विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स, और वो किसी भी संघ, किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे उनके मास्टर की परमिशन के बिना। अनडाउटेबली द ऑर्डर ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव देयर कंडीशन, और बिना किसी डाउट के जैसे ही एम्परर अशोक का जो ऑर्डर आया कि ये जितने भी स्लेव्स एंड सर्वेंट्स हैं उनके साथ में इल ट्रीटेड नहीं होगी, इन सब लोगों को भी इक्वालिटी के साथ में ट्रीट किया जाएगा, तो उनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था। इन हिज धामा अशोका एम्फेसाइज द पीपल शुड बी ट्रुथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल, और उनका जो धामा था उसके अंदर अशोका ने मेन एम्फेसाइज किया था, यानी कि मेन जोर दिया था कि पीपल है वो ट्रुथफुल रहे, यानी कि वो सत्यवादी रहे, चैरिटेबल रहे, दयावान रहे और काइंड रहे लोगों के साथ में। दे शुड बी जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, और वो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा जेंटल रहे। दे शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, और वो जितने भी क्रिएचर्स भगवान के द्वारा बनाए गए हैं उनके सबके साथ में दया दृष्टि दिखाएं। अब द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, यानी कि मौर्य था, उनका मौर्यन जो डायनेस्टी थी उनका राज कहाँ कहाँ चलता था। तो द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस फॉर गुड गवर्नेंस गिवन बाय चाणक्य इन हिज अर्थशास्त्र, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड द एडिक्ट ऑफ अशोका गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस था गुड गवर्नेंस की गाइडलाइन के ऊपर, जो कि चाणक्य ने दी थी अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर। यानी कि इट मीन्स कि अशोका जो थे वो अपने एम्पायर के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते थे वो चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र उसके अनुसार एक गुड गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग लगाते थे। द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, और जो मेगास्थनीज थे उनकी जो बुक थी इंडिका वो, और जो अशोका की बुक है एडिक्ट, उसके अंदर हमारी जो उनकी जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी एक डिटेल्ड अकाउंट दिया गया है, यानी कि हर एक चीज़ बताई गई है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनकी बुक्स के अंदर। अब जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी मेन फीचर्स थी पाटलिपुत्र। द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र। जो मौर्यन एम्पायर था उसका जो कैपिटल सिटी थी, उसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। जैसे कि हमारे प्रेजेंट में जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल है वो दिल्ली है, वैसे ही उस टाइम मौर्यन एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, और जो पाटलिपुत्र के अराउंड का जो एरिया था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के, यानी कि अशोक थे वो वहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया हैड द फॉलोइंग फीचर्स, और जो पाटलिपुत्र का जो एरिया था उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी फॉलोइंग फीचर्स थी। द किंग अपॉइंटेड ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स। जो किंग थे वो खुद वहाँ पे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर्स से। ऑफिशियल्स कुड पनिश दोज हु डिसओबे द किंग्स ऑर्डर, और जो ऑफिशियल्स किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे वो पनिश भी कर सकते थे उन लोगों को जो कि किंग के ऑर्डर को डिसओबे करते थे, किंग के ऑर्डर को नहीं मानते थे। दीज ऑफिशियल्स वर जनरली गिवन मंथली सैलरीज, और उन ऑफिशियल्स को जनरली मंथली सैलरी दी जाती थी, यानी कि पर मंथ उनको उनके काम के पैसे दिए जाते थे। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और जो उनके किंग के मैसेंजर्स होते थे, किंग के दूत होते थे, या स्पाइस यानी कि जो जासूस होते थे जो कि एक किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, वो इन ऑफिशियल्स के ऊपर भी ध्यान रखते थे कि ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द किंग अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड ऑल दीज ऑफिशियल्स विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, और जो किंग था वो इन सब जितने भी ऑफिशियल्स थे इनको सुपरवाइज करता था रॉयल फैमिली के मेंबर्स की हेल्प से या फिर जो सीनियर मिनिस्टर्स होते थे उनकी हेल्प से। अब आते हैं अदर प्रोविंसेस, यानी कि जो दूसरे प्रांत थे, दूसरे जो छोटे छोटे एस्टेट्स के अंदर मौर्यन डायनेस्टी को, मौर्यन एम्पायर को डिवाइड किया गया था। द वास्ट मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। जो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था वो कुछ छोटे छोटे प्रोविंसेस, छोटे छोटे प्रांतों में भी डिवाइड हुआ था। अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्रा, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल।
और जितने भी ये प्रांत थे ये पाटलिपुत्र के अलावा जो प्रोविंसेस थे उनके जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थे वहाँ से भी उनको रूल किया जाता था। जैसे कि ये जितने भी छोटे छोटे एस्टेट्स बने हुए थे इनके ऊपर पाटलिपुत्र से तो रूल किया ही जाता था, पर पाटलिपुत्र के अलावा ये जो प्रांत थे इनके खुद के जो कैपिटल थे वहाँ से भी इनके ऊपर रूल किया जाता था। देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, और कुछ जो कंट्रोल था वो पाटलिपुत्र से भी था। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंड एज गवर्नर्स, और जो शाही जो राजकुमार होते थे उनको भी सेंड किया जाता था गवर्नर्स के रूप में वहाँ पे रूल करने के लिए। लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वर ऑल्सो फॉलोड, और जो लोकल जितने भी कस्टम्स होते थे और रूल्स होते थे वो भी वहाँ पे फॉलो किए जाते थे। अदर एरियाज, अब आसपास के एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। There were some areas where Mauryan controlled roads and rivers that were important for transport. अब पाटलिपुत्र और जितने भी और दूसरे प्रोविंसेस हो गए उन सब के अलावा भी जो मौर्यंस थे उन्होंने कुछ रोड्स एंड रिवर्स ऐसी थी जिनके ऊपर अपना कंट्रोल जमा रखा था, जो कि ट्रांसपोर्ट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन रिटर्न द एम्परर कलेक्टेड वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल देयर एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और बदले में जो एम्परर होता था वो वहाँ पे जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको टैक्स या ट्रिब्यूट के रूप में प्राप्त करते थे। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ वेस्ट वॉज फेमस फॉर इट्स ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था वो अपने ब्लैंकेट्स के लिए मशहूर था, इसलिए वहाँ से एम्परर्स के लिए ब्लैंकेट्स आते थे, और जो साउथ इंडिया था वो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस था, इसलिए वहाँ से गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स आते थे। सो दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, और इन रिसोर्सेज को ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किया जाता था। अब यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है कि जो मौर्यन एम्पायर था उन्होंने कुछ ऐसी दूसरी जगह भी थी जहाँ पे कुछ रोड्स एंड रिवर्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा था कि अगर लोगों को उस रोड से अगर जाना है, अगर उस रिवर को पार करना है, तो उन जो लोग उस रिवर को या फिर उस रोड को पार करना चाहते थे उनको उसको पार करने के लिए कुछ टैक्स या कुछ ट्रिब्यूट देना पड़ता था राजाओं को, और जो वो ट्रिब्यूट होता था वो उनके पास वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे उनके रूप में होता था। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में ब्लैंकेट्स ज़्यादा होते थे तो वो ब्लैंकेट्स दे देते थे, साउथ इंडिया के अंदर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स ज़्यादा होते थे, इसलिए वो जाते टाइम कुछ ना कुछ उनका डिसाइडेड था कि आपको अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको इतना हमें गोल्ड देना पड़ेगा, तो वो देने के बाद ही उनको वहाँ से एंट्री मिलती थी दूसरी जगह जाने के लिए। Now forested regions, the people living in these areas were more or less independent. जो फॉरेस्ट रीजन में जो रहने वाले लोग थे वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, यानी कि उनके ऊपर एम्परर के द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लोगों के ऊपर लगाए जाते थे वो उनके ऊपर लागू नहीं होते थे। वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, जहाँ चाहे वो जा सकते थे। बट दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द किंग। पर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो किंग को एलिफेंट्स, टिम्बर यानी कि वुड, हनी और वैक्स देंगे किंग को, क्योंकि वो फॉरेस्ट रीजन में रहते थे और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट रीजन में ही हो सकती हैं, इसलिए उनसे बस बदले में यही एक्सपेक्ट किया जाता था उनकी इंडिपेंडेंस के बदले में। नाउ टैक्सेस आर कंपल्सरी एंड रेगुलर पेमेंट टू द रूलर्स वाइल ट्रिब्यूट्स आर गिवन एट विल। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो बीच में ट्रिब्यूट का नाम भी आया था और टैक्स का नाम भी आया था, तो टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो टैक्स थे वो कंपल्सरी और रेगुलर पेमेंट थी जो कि रूलर्स को जो लोग थे उनको देनी ही पड़ती थी, वाइल ट्रिब्यूट आर गिवन एट विल, और उसी दूसरी सब जो ट्रिब्यूट थे वो लोग अपनी इच्छा से देते थे, जितना वो देना चाहते थे उतना देते थे। In the Mauryan Empire also taxes were collected on a regular basis, while tribute was collected as an end when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. As same as उसमें भी मौर्यन एम्पायर में भी यही होता था कि जो टैक्सेस थे वो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे लोगों से, और जो ट्रिब्यूट था वो जैसे चाहे जैसे पॉसिबल हो, लोग अगर अपनी इच्छा से देना चाहते थे तो वो दे सकते थे। जैसे कई बार ऐसा होता था कि किसी के खेत में कोई अच्छी चीज़ हुई है, कोई अच्छी फसल हुई है, तो उसका कुछ हिस्सा होता था वो जो फार्मर होता था वो किंग को एज अ गिफ्ट अपनी इच्छा से दे देता था कि आज मेरे खेत के अंदर मतलब इतनी अच्छी फसल हुई है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको देना चाहता हूँ।
नाउ लाइफ ऑफ पीपल इन द मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन पीरियड था, उस टाइम पे लोगों की लाइफ कैसी थी? पीपल लाइव्ड इन विलेजेस, टाउन्स एंड फॉरेस्ट। जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे, टाउन्स में रहते थे और फॉरेस्ट्स में रहते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैड डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। वो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की उनकी फूड हैबिट्स थी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो क्लॉथ्स पहनते थे। अब बात आती है विलेजेस में रहने वाले लोगों की। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स हु लिव्ड इन विलेजेस, हर्डर्स ऑल्सो लिव इन विलेजेस। अब जो विलेजेस में रहने वाले लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग थे वो फार्मर्स थे और हर्डर्स यानी कि जो चरवाह थे वो भी विलेजेस में रहते थे। टाउन्स एंड सिटीज़। अब टाउन्स एंड सिटीज़ में कौन कौन से लोग रहते थे? देयर वर वेरियस टाउन्स एंड सिटीज़ इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत सारी टाउन्स एंड सिटीज़ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वर द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ थी वो थी, जो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। अब बात आती है पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र वॉज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी। पाटलिपुत्र थी वो बहुत बड़ी और बहुत सुंदर कैपिटल सिटी थी मौर्यन एम्पायर की। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। अब तक्षशिला था वो एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया का, यानी कि अगर नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया की तरफ हमें कोई भी जर्नी करनी होती तो हमें उज्जैन से होके जाना पड़ता था। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया। और उज्जैन था वो नॉर्थ टू साउथ, अगर हमें ट्रैवल करना है यानी कि नॉर्थ से इंडिया के साउथ में जाना तो उज्जैन था वो बीच में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स मेनली लाइव इन दी सिटीज़। और जो मर्चेंट्स होते थे या ऑफिशियल्स होते थे या जो क्राफ्ट पर्सन्स होते वही इन सिटीज़ में रहते थे। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेलिसस निकेटर। अब मेगास्थनीज था वो एक एम्बेसडर था, एक दूत था ग्रीक रूलर का जो कि वेस्ट एशिया के ऊपर उसने रूल किया था, जिसका नाम था सेलिकस निकेटर। ही वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। और उसे जो उसका किंग था सेलिकस निकेटर, उसके द्वारा चंद्रगुप्ता के कोर्ट में भेजा गया था। ही हैज़ रिटन अबाउट द मौर्यन एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा इन हिज बुक कॉल्ड द इंडिका। और उसने जो मौर्यन एम्पायर था उसके बारे में और वहाँ की जो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्रा उसके बारे में अपनी बुक इंडिका में भी लिखा है। अबाउट पाटलिपुत्रा प्रेजेंटली पटना। और उसने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है जो कि प्रेजेंट में अब जिसे पटना बोला जाता है। देयर इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत बड़ी और बहुत सुंदर सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। और ये एक बहुत विशाल वॉल से सराउंडेड है। इट हैज़ 570 टावर्स। उसके पास में वहाँ पे मतलब पाटलिपुत्र में 570 टावर्स सिचुएटेड है एंड 64 गेट्स। और 64 गेट्स हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज। और जो हाउसेज जो 2 और 3 बिल्डिंग्स के होते थे मैक्सिमम, आर बिल्ड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, जो कि वुड से और मड ब्रिक्स से मिलके बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड। और जो वहाँ का किंग का पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ है एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। और वहाँ पे पत्थर की नक्काशी की हुई है। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स। और वो गार्डन से सराउंडेड है, यानी कि उसके आसपास बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। और उनके 4 दीवारी बनी हुई है, उनके दीवार बनी हुई है जो कि बर्ड्स को कीप करने के लिए, यानी कि गार्डन है, गार्डन के ऐसे 4 दीवारी बनी हुई है तो वहाँ पे बर्ड्स भी बैठते हैं। फॉरेस्ट। अब बात आती है फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की। हंटर्स एंड गैदरर्स लाइव्ड इन दीज एरियाज। जो हंटर्स और गैदरर्स होते थे सिर्फ वो इन एरियाज में रहते थे। पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। पीपल वहाँ पे रहने वाले जो पीपल थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को गैदर करते थे और एनिमल्स को हंट करते थे अपने फूड के लिए। एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर का एंड कैसे हुआ? देयर वॉज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन के लिए, मौर्यन एम्पायर की समाप्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, अशोका डाइड इन 232 BC। अशोका थे वो 232 BC के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट। और उनके जो सक्सेसर्स थे यानी कि उनके जो बेटे थे या उनके बाद जो एम्पायर को चलाने वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा वीक और इनएफिशिएंट थे। The successor were always fighting among themselves and were disunited। और जो सक्सेसर थे वो हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते थे और वो
अनएकता में रहते थे, यानी कि वो डिसयूनाइटेड थे, यानी कि वो एकता बनाकर नहीं रहते थे। उन सबके बीच में यही फाइट चलती रहती थी कि कौन जो जितनी ये पूरा मौर्यन एम्पायर है उसके अपना राज करेगा। सब बस इसी को लेकर लड़ते रहते थे। वो कभी भी एकता में रहकर मौर्यन जो एम्पायर था उसके ऊपर राज कर ही नहीं पाए। The empire was so large that it was not easy to control the far-flung areas. और जो एम्पायर था वो इतना बड़ा एम्पायर था कि एक पर्सन के लिए वहाँ पर जो दूर सिचुएटेड जो एरियाज थे वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल था। इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के बिना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग किंग के बिना ये सब बहुत इम्पॉसिबल था, जो दूर सिचुएटेड जो एरियाज थे उनके ऊपर अपना राज करना। द प्रोविंशियल वाइसरॉय डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, और इन सब की वजह से ही जो प्रोविंशियल वाइसरॉय था, यानी कि जो प्रोविंशियल जो अदर प्रोविंशियल स्टेट्स थे उनका जो वाइसरॉय था, उनका जो लीडर था, उसने ये जितने भी फार फ्लंग जो एरियाज थे उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अशोका's पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा मेड मौर्यन आर्मी वीक एंड इनएक्टिव, और जो अशोक की पॉलिसी नॉन वायलेंस की और अहिंसा की जो पॉलिसी थी उसने जो मौर्यन आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा वीक और इनएक्टिव बना दिया था, क्योंकि बहुत टाइम से वो किसी के साथ में कोई भी वॉर नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से वो इनएक्टिव हो गए थे, और बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो चुके थे। अल्टीमेटली इन 185 BC, पुष्यमित्र सुंग, अ जनरल ऑफ मौर्यन आर्मी, किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा एंड एस्टैब्लिश द सुंग डायनेस्टी। और इन सब रीजन्स की वजह से ही 185 BC में पुष्यमित्र सुंग, जो कि एक मौर्यन आर्मी का ही जनरल था, उसने जो लास्ट मौर्यन रूलर हुआ बृहद्रथा उसको मार दिया और अपने सुंग डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया उसके बाद से। चाइना आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, अब हम हमारे बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है चाइना के बारे में, यहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ अबाउट 2400 ईयर्स एगो, एम्परर्स इन चाइना बिगेन टू बिल्ड द ग्रेट वॉल, यानी कि आज से 2400 ईयर्स पहले जो चाइना के एम्परर्स थे उन्होंने ग्रेट वॉल का निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। It was meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral peoples, और इसका निर्माण करवाया गया था ताकि जो उनका नॉर्दर्न फ्रंटायर था, यानी कि उनका नॉर्थ का जो पार्ट था, नॉर्थ का फ्रंट पार्ट था, वो जो देहाती लोग थे उनसे बचाया जा सके। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स, और ये वॉल का एक तरीके से जैसे नींव तो रखी गई थी, पर जैसे जैसे ये बनने के बाद में ये दीवार बनी, दीवार बनने के बाद इसमें वॉच टावर्स लगाए गए और भी बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस किए गए। वो सारे जो चेंजेस थे वो 2000 ईयर्स तक चलते ही रहे। दिस वॉज बिकॉज द फ्रंटायर ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, और ये इसका एक रीज़न ये भी था कि जो चाइना का जो नॉर्दर्न फ्रंटायर था वो हमेशा शिफ्ट होता रहा था। द वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, और जो वॉल है, चाइना वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो 6400 किलोमीटर लंबी है। एंड इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, और वो स्टोन्स और ब्रिक्स, पत्थर और ईंट से मिलकर बनी हुई है। देर इज़ अ रोड अलॉन्ग द टॉप, और जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है यहाँ पे एक रोड भी बनी हुई है और व्हीकल्स यहाँ से पास भी होते हैं। There are watch towers all along the distance of about 100 to 200 मीटर, और यहाँ पे 100 to 200 मीटर के डिस्टेंस से वॉच टावर्स भी बने हुए हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा।